अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, वो जीआईएस के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत, रिमोट सेंसिंग क्या है उसके बारे में जान लिया, और उसके कंपोनेंट्स कुछ हैं जीपीएस वगैरह जो सिस्टम है उसके बारे में हमने जान लिया। कुछ फैक्टर्स हैं जो जीआईएस के अंतर्गत आते हैं, जो मैपिंग के अंतर्गत आते हैं, वो क्या है? जो डेटा से रिलेटेड है, डेटा किस टाइप के होते हैं। मैंने आप लोगों को पिक्सल्स के बारे में भी बताए थे, पिक्सल क्या होता है, और इसके साथ ही जो तीन उसके पॉइंट्स हैं, तीन कारक हैं, फैक्टर्स हैं, पॉलीगॉन लाइन, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैप को स्केच करते हैं, मैप को बनाते हैं। किसी भी जियोग्राफिकल मैप को हम किससे बनाते हैं? पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। इसके साथ ही जो है जो डेटा होते हैं, इनके डेटा किस टाइप के होते हैं, डेटा के बारे में हम जानेंगे। रास्टर और वेक्टर डेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड रास्टर। वेक्टर डेटा क्या है? वेक्टर डेटा वह डेटा है जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब आप मैप बनाते हैं हार्ड कॉपी पे, तो उसको जैसे बनाते हैं आप, स्केच करते हैं उसको, वह क्या है? पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन से की सहायता से जो बनाते हैं। जैसे कोई वाटर बॉडी हो गई, कोई सेटलमेंट हो गया, कोई रोड हो गई, इस तरह से कुछ और हो गया, यहाँ नहरें हो गई, इस टाइप से कुछ ट्री वगैरह हो गए, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, जो चीजें हम देख सकते हैं, स्केच किया हुआ जो चीजें होता है, जो मतलब हैंडमेड जो होते हैं एक तरह से कहिए, जिसमें पॉइंट, पॉलीगॉन और लाइन का उपयोग किया गया होता है। ये क्या है? वेक्टर डेटा से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है ना। इसी को क्या करते हैं हम, जब डिजिटल फॉर्म में लाते हैं, जब उसको हम कैमरे के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं कैमरे से, उसको फोटोग्राफी करते हैं उसका, तो क्या होता है, वो पिक्सल्स के रूप में वो आ जाता है। छोटे छोटे पिक्सल्स बने होते हैं, और उन पिक्सल्स के थ्रू जो हमें इमेजरी जो दिखती है डिजिटल फॉर्म में, वही क्या होता है? रास्टर डेटा होता है। सर ये जो वेक्टर बता रहे हैं सर, ये तो पहले जमाने में प्रयोग होता था क्या सर? ये जैसे बताया हैंडमेड होता है ये, आज भी प्रयोग होता है। जैसे टोपोग्राफिकल जो सारी चीजें होती हैं, टोपोग्राफी, टोपो सीट आप जानते हैं, टोपो सीट, टोपो सीट वह होता है जो पुराने समय में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जाता है। पहले क्या होता था कि जब किसी समय में खोज किया गया, तो खोज करने के समय में उन्होंने क्या किया कि हैंडमेड उसको बनाया, कि एक अक्षांश और देशांतर उस समय जो है अपना मानक लगा के उसको अनुमानतः जो है उस तरह से उसको उन्होंने उसको ड्रा किया। तो ड्रा करने में जैसे आप टोपो सीट देखे हो, अभी आप लोगों ने टोपो सीट देखा है, बहुत पुराने पेपर पे जो है बना हुआ होता है टोपो सीट, अभी आप लोग लैब वगैरह में भी होंगे, सिर्फ ऐसा ही होता है टोपो सीट। कुछ जगहों पे जैसे अगर पहाड़ है तो थोड़े से उभरे हुए से होते हैं, और टोपो सीट का एक मॉडल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम उन्हें जो है, अगर हम पर्टिकुलर किसी एरिया को अगर हम टोपो सीट में रिप्रेजेंट करें, तो ये सारी चीजें हम उसमें प्रेजेंट करेंगे। उसको कैसे बनाएंगे? पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पॉलीगॉन की जरूरत पड़ेगी, लाइन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों से हम उसको आरेखित करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल प्रत्यक्ष फिजिकल, उसमें फिजिकली जो है आप उसको
मौजूद आप रहना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। विदाउट फिजिकल सर्वे वो संभव नहीं होता इसलिए। अगर जीपीएस के थ्रू सर्वे करें ऐसा कुछ मतलब ऑनलाइन बिल्कुल, अगर आपको जैसे पॉइंट की सहायता से अगर आपको कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करना है तो जीपीएस की सहायता से आप सर्वे जाके मौके पे जाके आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। किसी भी जगह पे आप मौके पे मौजूद होके वहाँ सर्वे करेंगे। आप सर्वे करेंगे तो क्या करेंगे कि वो चीज़ें आप देखेंगे कि जो भी हमने कोऑर्डिनेट कलेक्ट किए हैं वो किस फॉर्म में रखा जा सकता है। ठीक है ना। आपको जब अभी मैं आपको और बताऊंगा क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड सुपर, इस तरह से आपको बताऊंगा कुछ डाटा और चीज़ें जो है उससे आपको और क्लियर होगा। तो जीपीएस की सहायता से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो तो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो आपको ये वेक्टर जो डेटा है, वेक्टर डेटा में जैसे आप किसी चीज़ को ड्रा किए, ड्रा करने पे वो डिजिटल रूप ले लेता है। किसी चीज़ को जैसे हमने हमारे किसी पेंटर ने या उसको बनाने वाले ने, कोई ग्राफर ने, फोटोग्राफर ने, या जो भी उसको स्केच जो करता है, किसी का फोटो बनाता है, मान लीजिए आप लोग देखे होंगे। तो फोटो बनाने में क्या करता है, लाइन खींचता है, स्केच करता है, कहीं कुछ और चीज़ें ड्रा करता है। तो उसको ड्रा करने के बाद फिर उसको डिजिटल फॉर्म में लेते हैं ना। तो डिजिटल फॉर्म में आने के बाद तो वो वेक्टर का रूप लेगा। तो फिर उसको डिजिटल फॉर्म में जब आता है तो वह क्या होता है कि उसमें जाता है, पिक्सल्स मतलब उससे बनते हैं, डिजिटल पिक्सल्स उसमें वो होता है। फिर उसको आप जूम इन जूम आउट करते हो तो वो सारी चीज़ें वो मतलब वेक्टर उसमें रास्टर डेटा में वो दिखता है वो चीज़ें। ठीक है ना। तो दो टाइप के यहाँ डेटा हुए, क्या हुआ, वेक्टर डेटा और एक रास्टर डेटा। अभी क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया। किसी चीज़ को जैसे यहाँ पे मौजूद जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर हम उसको फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी करके अगर हम उसको डिजिटल फॉर्म में सॉफ्टवेयर के रूप में अगर हम उसको रखते हैं तो क्या है, रास्टर डेटा में है। लेकिन उसको हम स्केच करते हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको हम ड्रा करें, अगर जैसे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग को अगर हम ड्रा करते हैं, पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं उसको हम ड्रा करते हैं अगर, तो ड्रा करने में जो चीज़ें जो यूज में आएंगे तो पॉइंट पॉलीगॉन लाइन से ही हम ड्रा करेंगे, तो वो चीज़ें वेक्टर डेटा में आएंगी। लेकिन अगर हम उसको फोटो क्लिक करें, वीडियोग्राफी करें, वो सारी चीज़ें करें तो क्या आएंगे, वो रास्टर डेटा में आएंगे ना, जो कि एक पिक्सल के रूप में आएंगे, वो एक डिजिटल फॉर्मेट में आएगा वो ना। इस तरह से जो भी चीज़ें हमारी मैपिंग्स में होती हैं वो हमें दो तरह से मिलते हैं। वो एक ये है रास्टर वेक्टर डेटा और एक रास्टर डेटा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था, एक दिन मैंने चर्चा किया था कि बेस मैप क्या होता है। बेस मैप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एरिया का जो भी है, जो भी जगह है, इसमें मौजूद वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज या नेचुरल प्रॉपर्टीज जो भी चीज़ें हैं उसके समस्त जो भी मतलब कोई भी चीज़ें छूटे नहीं, जितना एरिया कवर करना है, हमें पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं, उसमें बेस मैप वही बनता है। बेस मैप वही होता है कि कोई भी इसमें चीज़ें छूटे नहीं, यहाँ तक कि नाली, नाला, बिल्डिंग, जो भी XYZ सिंचित असिंचित हर तरह के एरिया, किसी भी टाइप का वो मतलब जितना भी पूरा हमें कवर करना हो पूरा हम कवर कर सकें। अब तो हमने एक बार तो कवर किया, लेकिन अब हमें ये करना है कि उसको क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन उसका करना है। क्लासिफिकेशन किस चीज़ का करना है कि भाई हमारे पास जो वाटर बॉडी है वो किस टाइप की वाटर बॉडी है, ये पोखरा है, तालाब है, नहरें हैं, नलकूप है, नदी है, समुद्र है, क्या चीज़ है। तो वाटर बॉडी तो कई तरह की हो गई ना, तो क्लासीफाई उसको करना, क्लासीफाई जो है उसको किया जाता है। तो जो हम बेस मैप लेते हैं उसमें हम पहले क्या करते हैं, वाटर बॉडी अगर हमें डिमांड की गई कि वाटर बॉडी का आपको जो है क्लासीफाई करना है, तो क्या करते हैं हम उसको, हम जो डिजिटल इमेजरी हमें मिली हुई होती है उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफाई करके हमने आपको एक चीज़ बताया था, लीजेंड। अच्छा, लीजेंड देखिए, किसी भी मैप में वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें एक मैप के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं जो हमें मैप को कंप्लीट बनाती हैं। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैप को कंप्लीट करने में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है किसी मैप को बनाने में। लीजेंड तो एक इसका पार्ट है, और भी क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं।
मैं भी बात कर रहा था बेस मैप अगर हमने बनाया तो उसको हम जो है जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसमें हमें नेचुरल या मैन मेड या फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज में जो हमें मिलते हैं, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं। अगर हम वाटर बॉडी को पर्टिकुलर ले लें तो वाटर बॉडी में कई तरह की वाटर बॉडीज हैं, उसको हमें सिर्फ अगर हमें वाटर बॉडी अगर हमें डिसाइड करना है तो हम क्या करेंगे, वाटर बॉडीज को ही हम ढूंढेंगे, बाकी चीज़ों को हाइड कर देंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप क्या करते हो, उनको सभी को बाकी कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हो और आपको क्या चाहिए सिर्फ आप उसको ही रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपको पर्टिकुलर कोई भी एरिया दे दिया गया, मैंने अभी आपको बताया था जब हम उसको करते हैं जियो रेफरेंस। जियो रेफरेंस हमने मान लीजिए किसी इमेजरी को किया और जियो रेफरेंस करके पर्टिकुलर उस एरिया को हमने कवर कर लिया, और उस एरिया को कवर करने के बाद जो भी चीज़ें हैं इसमें, अगर हमें सिर्फ वाटर बॉडी चाहिए तो वाटर बॉडी को भी हम लेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। और वो भी वाटर बॉडी कितना डिस्टेंस, कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने अक्षांश और देशांतर पर है, वो सारी चीज़ें हम उसको, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हम उसको खाली सिर्फ और सिर्फ उसी को बस हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर बेस मैप क्या होता है, बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही एक तरह से हैवी डेटा होता है बेस मैप का। बेस मैप का जो डेटा होता है बहुत ही हैवी होता है, क्योंकि उसमें हर तरह की चीज़ें दिखती हैं। भाई हम हमारे रूम में ही बहुत डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लोग बैठे होंगे। कोई इसमें बहुत तीव्र बुद्धि का होगा, कोई औसत दर्जे का होगा, कोई थोड़ा सा और, कोई किसी क्षेत्र में आगे होगा, कोई किसी, तो इस तरह से हमें उनको क्या करना है, क्लासीफाई करना होता है। तो हमें जो चीज़ चाहिए होता है वही चीज़ हम उसको ले लेते हैं और बाकी चीज़ें हम उसे छोड़ देते हैं। तो क्लासिफिकेशन करना है। मैंने एक चीज़ और बताया आपको, लैंड यूज, लैंड कवर। मैं इसको पीछे की तरफ क्यों आपको ले जा रहा हूँ बार बार, उन सब चीज़ों से कोरिलेट करने के लिए, जिससे अब आपको समझ में आए कि हमारी वास्तव में ये जीआईएस प्रॉपर्टी ये है क्या, ठीक है ना। लैंड यूज, लैंड कवर में हम क्या करते हैं कि कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आपका मानचित्र है और मानचित्र में जो है आपको पर्टिकुलर जो भी आपको सेंसर के थ्रू जो है, अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के सेंसर्स होते हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, क्योंकि आए दिन ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ने वाली है। देखिए मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि कोई भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो सेंसर के ऊपर ही डिपेंड करता है। भाई सैटेलाइट हमने मान लीजिए कक्षा में स्थापित कर दिया, और सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद अगर हमारा सेंसर बहुत बढ़िया है तो हम कहते हैं भाई हमें लिस्ट 4 का सेंसर चाहिए, लिस्ट 3 का सेंसर चाहिए। इस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, वो डिपेंड इसके प्रॉपर्टी करता है सेंसर की। कैमरे की बहुत सारी क्वालिटी होती है, उससे डिपेंड किस पे करता है, सेंसर के पिक्सल पे, सेंसर पे, कि कितना अच्छा जो है इसका फोटोग्राफी कर सकता है। बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं लेकिन उसमें इस पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें, रैम रोम और सारी चीज़ें उस पर, और सेंसर की या उसके प्रॉपर्टी की। तो इसी तरह से सैटेलाइट्स के भी जो है सेंसर जो सबसे अच्छे होते हैं आज के डेट में, सबसे अच्छा हमें जरूरत है वो लिस्ट 4 की जरूरत, लिस्ट 4 पे हम काम कर रहे हैं, लिस्ट 4 को हम यूज कर रहे हैं इस समय। लिस्ट 4 क्या है, एक तरह का सेंसर। तो बेस मैप की बात मैं कर रहा था। बेस मैप में से हमें वाटर बॉडी लेना है, ले लिया। अब हमें वेजिटेशन लेना है, मान लीजिए क्रॉप वेजिटेशन। तो क्रॉप वेजिटेशन में भी हमें सिर्फ अगर मानिए कहा गया कि भाई आप वाटर बॉडी भी ले लो और क्रॉप वेजिटेशन भी ले लो। क्रॉप में क्या किया आपने कि अगर इस समय का मौसम है, जनरली होता क्या है, रबी और खरीफ दो जो सीजन हो रहे हैं, इन दो सीजन में सबसे ज़्यादा जब हमें मैंने बताया था कि जब खाद्यान्न के उत्पादन का जब हम अनुमान लगाते हैं तो 2 टाइम में हम उसको क्या करते हैं, उसको सर्वे करते हैं, मतलब उसको उसकी इमेजरी को हम प्राप्त करते हैं सैटेलाइट की। एक मार्च अप्रैल के टाइम है जब हमारी पैडी जो पक के वो कंप्लीट होती है, और दूसरा जो है जून जुलाई के आसपास में, ठीक है। तो जून जुलाई में क्यों, क्योंकि पूरा क्लियर होता है, हाँ क्लियर होता है इस टाइप से। नहीं, एक मिनट में बताता हूँ आपको, जून जुलाई नहीं, एक मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर के आसपास में, जब धान की फसल कटने को होती है, धान की फसल जब कटने को होती है तो हमें उस समय पता चलता है कि हमारा उत्पादन कितना हो रहा है। और जब ये मार्च अप्रैल में क्यों, जब हमारी गेहूँ की फसल पक्की कंप्लीट हो जाती है, तो इससे भी हम पूरा जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हमारा इस समय उत्पादन हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए पूछी जा सकती है कि कभी सैटेलाइट सेंसर से जो हम इमेज प्राप्त करते हैं, अगर रबी का सीजन है तो किस समय में हम कौन से मंथ में प्राप्त करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे उनके फसल के पकने के समय में, क्योंकि हरियाली तो हर समय दिखती है भाई। हरियाली तो मान लीजिए कि अगर जून जुलाई का समय है और जून जुलाई के टाइम में जो गेहूँ के बीज जो झड़ जाते हैं उनसे भी तो हरे हरे निकल जाते हैं पौधे, तो हम कैसे समझ सकते हैं उस टाइम में, इसलिए हम नहीं करते हैं। हर समय हरियाली दिखती है, सावन और भादों में क्या कहते हैं हरियाली हरियाली हर जगह, तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि फसल कितनी ज़्यादा बोई गई है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पकने के समय में हम उसका अनुमान लगाते हैं, उसको जो भी उसका हम इमेज जो प्राप्त करते हैं सैटेलाइट से वो उसी टाइम में करते हैं। तो मैं बात कर रहा था वेक्टर और रास्टर डेटा की। अब इसको छोड़िए, बेस मैप जो है, बेस मैप में जो हमें क्या चीज़ें चाहिए उसको छोड़ दीजिए, क्या क्या हमें लेना है और आप समझ चुके होंगे। अगर हमें वाटर बॉडी चाहिए तो वाटर बॉडी को हम क्लासीफाई करते हैं, किस टाइप की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं या प्राइवेट बिल्डिंग है, कम्युनिटी टाइप की हैं, तो इसको हम ले लेते हैं बिल्डिंग्स के लिए। अगर हमें करना है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, जो भी चीज़ें हमें डेटा को क्लासीफाई करते हैं। तो डेटा को क्लासीफाई इसी तरह से किया जाता है कि हमें किस टाइप से, अच्छा मैंने आपको बताया था कि फॉल्स कलर कोड के अकॉर्डिंग भी जैसे वेजिटेशन के मामले में भी हम करते हैं और वाटर बॉडी के मामले में करते हैं। और इस तरह से अगर बिल्डिंग वगैरह है तो बिल्डिंग्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ग्राउंड लेवल का है तो थोड़ा सा भूरा वगैरह इस टाइप से आएगा उसमें करके, तो मिक्सअप कलर जो है थोड़ा सा, तो इससे हम उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। लेकिन अगर मानिए कि हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम इमेजरी से अगर नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, जीपीएस को लिया और जाके फील्ड में हमने फिजिकल सर्वे किया, फिजिकल सर्वे का सैंपल लिया और फिजिकल सर्वे का सैंपल लेके आए और फिर हम बैठ गए अपने लैब में बैठ के फिर हमने क्या किया, उसको फिर से रिकॉग्नाइज किया कि भाई यहाँ तो जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है तो गन्ने की फसल है, यहाँ हमने लिया है तो बाजरे की फसल है, यहाँ हमने लिया है तो गेहूं की फसल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट जो है क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम किस जगह पे हैं इस समय मौके पे। और ये इमेजरी में जो दिख रही है सारी चीज़ें, ये किस किस टाइप के फसलें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, रास्टर वेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। रास्टर वेक्टर अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन तो बताइए, रास्टर वेक्टर में अगर किसी कुछ कंफ्यूजन है, वेक्टर खाली हैंड में नहीं होगा, हाँ वेक्टर खाली हैंड में नहीं होगा, वेक्टर खाली हैंड में नहीं होगा। हैंडमेड से मतलब है कि जो आप स्केच करते हैं लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन के रूप में, हैंडमेड ही होगा। जैसे अगर वेक्टर इमेज को डिजिटल में तो क्या है, जैसे इलस्ट्रेशन एक सॉफ्टवेयर है उससे हम मैपिंग करते हैं, उससे जैसे जो भी आप वेक्टर को अगर आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हो, होता है ना, कन्वर्ट कर देते हैं उसको डिजिटल इमेज में, तो वही वेक्टर डेटा से वो चला जाता है रास्टर डेटा। मतलब ये तो फिर वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, वो हो जाता है पिक्सेल्स में, वो डिजिटल फॉर्म में चला जाता है वो सारी चीज़। मतलब जैसे इलस्ट्रेशन या ऑटोकैड जो मैपिंग तैयार करते हैं, हाँ वो रास्टर होता है ना कि वेक्टर। जो ऑटोकैड में जो करते हैं, ऑटोकैड देखिए एक सिंपल सा एक लाइन से बनाते हैं उसको, लाइन या उसमें जरूरत पड़ती है तो जल्दी उसमें लाइन से ही यूज करते हैं, स्केच करते हैं। और उसमें हमें नहीं लगता कि पॉइंट और पॉलीगॉन की कहीं जरूरत पड़ती हो, क्योंकि जितनी भी ऑटोकैड में सारी ड्राइंग्स होती हैं ये सारे इसी टाइप से होते हैं, इसी टाइप से सभी होते हैं, ठीक है। इसको इसी टाइप से रोड वगैरह जो भी चीज़ें खींची जाती है इसी टाइप से खींची जाती है, तो जनरली इसमें लाइन से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऑटोकैड अलग चीज़ है, जो फॉर्मेट है इमेजरी अलग चीज़ है। जो आप इमेज बना रहे हो, जैसे आप नहर है, तालाब है, कुएं हैं या जो भी आपको मौके पर जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप उसको स्केच कर रहे हो तो क्या है, वो वेक्टर फॉर्म में है, जिसमें पॉइंट, पॉलीगॉन और लाइन का जिसमें आप प्रयोग करते हो। लेकिन आप जो डिजिटल फॉर्मेट में जो आप करते हो, आपका अगर फोटो खींच लिया जा रहा है तो उसमें कहीं नहीं आपको दिखेगा पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन। फोटो खींचना मेरा क्वेश्चन था कि जो हैंडमेड हम जाके कहते हैं साइड पे बना, हाँ बिल्कुल, और उसको हम साइड पे कहने का मतलब है आजकल तो डिजिटल हो गया सभी, हाँ उसे मैं इलस्ट्रेशन से बना, ताकि मैं हैंडमेड स्केच था। हैंडमेड ही कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, हैंडमेड ही हम कर सकते हैं। इसमें पॉइंट और लाइन और पॉलीगॉन की आवश्यकता पड़ रही है ना। और जो इसमें आ रहा है एक उसमें डिजिटल फॉर्म में, वो क्या है, रास्टर डाटा।
ठीक है। इसके अलावा देखिए मैप में मैं बता रहा था 4 तरह की जो है फैक्टर्स हैं। 4 तरह के कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो स्केल हो गया, स्केल, कोई अगर मैप बना हुआ है, जो भी चीजें हैं इसमें मैप में, इसमें एक स्केल हो गया। स्केल से क्या आप समझ रहे हो? जैसे अगर ज्यादा स्केल का अगर होगा, बहुत ज्यादा स्केल का होगा, 1:10,000 और 1:1,000, ठीक है। क्या इसका मतलब है? जैसे अगर ये आपको, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको, ये देखिए ये जो है आपको फिर फॉर्मेट में दिख रहा है, ये किसमें दिख रहा है? 1:10,000 और 1:1000 अगर हम लेते हैं तो वो कितना दिखेगा? ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना। मतलब कम रेशियो को लेने का मतलब हुआ कि थोड़ा जगह, जो कम रेशियो अगर लेना है तो क्या करना है उसको, मतलब इस हिसाब से है, मैं आपको बताता हूं। अगर स्मॉल एरिया है तो ज्यादा जगह कवर करते हैं, और कम स्केल है तो ज्यादा एरिया कवर करते हैं। आप समझ सकते हैं, इससे आप समझिए। जैसे आपने मान लिया कि 1 मीटर में, हमने मान लिया एक्चुअल में, आपने मैप में मान लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट इसमें कितने हैं? ठीक। जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर माना तो 1 सेंटीमीटर का जो आपने वो रखा है कि 10,000 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपने 1 सेंटीमीटर का मानक माना है 10,000 किलोमीटर, और इसमें 1 सेंटीमीटर में आपने माना है 1000 किलोमीटर। 10,000 और 1000 किलोमीटर। मैप का साइज सेम है, जो आपके पेपर का साइज है वो सेम है, जो आपका चार्ट है वो सेम है। अगर आपने माना है तो इसमें क्या होगा? ज्यादा एरिया कवर करेगा, बहुत ज्यादा एरिया को। मतलब ये है कि जो आपका स्पेस बोर्ड, जो आपका सैटेलाइट, जो मतलब कैमरा होगा, वो काफी हाइट पर ऊपर जाके और क्या करेगा? ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो जब ज्यादा एरिया कवर करेगा तो ये ऊपर वाले को फॉलो करेगा, ऊपर वाले स्केल को फॉलो करेगा। मतलब 1:10,000 या 50,000 या 1 लाख, ठीक है। तो जितना ही ऊपर ऊंचाई पर कैमरा उठेगा उतना क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा एरिया को कवर करेगा। लेकिन अगर नीचे कैमरा हमारा रहता है तो क्या करेगा? कम से कम उसको स्केल को फॉलो करेगा। कैसे? जैसे 1 सेंटीमीटर को तो मान लेंगे क्या 1000 किलोमीटर के हिसाब से। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा एरिया को कवर करते हैं तो मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आपके कैमरा को फ्लाई किया गया है। और अगर नीचे कैमरे को फ्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसमें थोड़े ही एरिया को हम कवर करेंगे, पूरे मैप के एरिया को नहीं कवर करेंगे। मतलब हम अगर इतना ही एरिया लेते हैं तो इसी इतने एरिया को पूरे चार्ट में हम बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो अगर हम थोड़ा सा एरिया अगर हम कवर करते हैं तो बहुत क्लियर, इसकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा? बहुत डेप्थ डेटा हो जाएगा। इसमें आपको क्लासिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। जनरली होता क्या है कि बहुत कम जो एरिया का स्केल का जो है हम मैप लेना चाहते हैं, कम से कम स्केल का। उससे क्या होता है? कम स्केल में क्या होता है? मैप की संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, उसको हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसको क्लस्टर में डिवाइड किया गया होता है, अलग अलग क्लस्टर में। उसके क्लस्टर्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लस्टर का मतलब हुआ पार्ट, जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं। इसी में आपको क्लस्टर बनाना हो तो आप कई क्लस्टर बना सकते हैं इसी में। और क्लस्टर वाइज अगर आप मैप खरीदेंगे, कई मैप अगर आप इसके लेंगे तो क्या होगा? ये कम एरिया वाला आप लेंगे, ठीक है ना। कम से कम एरिया वाला मैप लेंगे, मतलब उसमें कम एरिया और ज़्यादा क्लियरिटी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, क्यों? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज
क्या होता है लीजेंड। लीजेंड मैंने आपको बताया था, एक तो ये हो गया स्केल, दूसरा क्या हो गया लीजेंड। लीजेंड में हमने बताया था कि जैसे जो भी आप मैप इमेजरी जो आप बना रहे हो अपना, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं आपको क्लासिफाई करके मैं बता रहा था वाटर बॉडी के बारे में। तो सिर्फ अगर आपको वाटर बॉडी के ही बारे में लेना है तो जैसे आपने कोई भी स्केच ड्रा किया, कोई मैप बनाया हुआ लिया हुआ आपने, तो इसमें कई तरह के वाटर बॉडी है, नहरें हैं, ये कुएं हैं, तालाब है, ठीक है, और नदी है, जो भी चीजें इस तरह से करके। तो अगर आपको सिर्फ वाटर बॉडी लेना है तो क्या है लीजेंड में, आप उसको लीजेंड में क्या रिप्रेजेंट करोगे, कुछ अपने अलग उससे कुछ ऐसे इस टाइप से करेंगे, तो आप कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ इस टाइप से बना के, तो उसमें क्या इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, नहर है, ये तालाब है, ये चीजें हैं, तो ये क्या है पर्टिकुलर उस चीज का क्या हो गया लीजेंड हो गया। समझ में आ रहा सबको नहीं? यस सर। ऐसे ही किसी भी टाइप की चीजों को आप लेते हैं, एक सेम टाइप की चीजों को, तो सिंचित और असिंचित एरिया, यहाँ हम कहते हैं वेजिटेशन के मैटर में, वेजिटेशन में आप ले लेते हैं, अगर आपने देख लीजिए इस तरह से कई अलग अलग टाइप की फसलें मान लीजिए यहाँ पे बोई गई हैं, कहीं जो है गेहूं है, कहीं चना है, कहीं सरसों है, कहीं मटर है, कहीं कुछ अरहर है, तो उस मैटर में भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनके लीव्स के अकॉर्डिंग और जो भी चीज़ें आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप लीजेंड अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें कलर मैंने बताया था, कलर कोड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जैसे ब्लैक दिखती हैं तो आप समझिए कि गंगा नदी की ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ब्लू दिखती हैं तो ब्लू वाटर बॉडी किस चीज़ की है, थोड़ा साफ दिखता है, थोड़ा गंदा दिखता है, तो कलर कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना लीजेंड जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीजेंड का यही काम है, स्केल और लीजेंड हो गया। इसके बाद है आपका टाइटल, ठीक है। टाइटल में क्या है, व्हाट, वेयर और व्हेन, मतलब जैसे हमने टाइटल में क्या लिया, बस्ती सिटी, जो भी हम मैप ले रहे हैं, जो भी हम मैप ले रहे हैं कहाँ का है, बस्ती सिटी का है, ठीक है, बस्ती सिटी का है। कब का है, 1992 का है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, टाइटल में। उसके बाद क्या आता है, सोर्स। सोर्स में क्या आता है, आपने लिया है कहाँ से इसको, जैसे आपने सर्वे ऑफ इंडिया से लिया, सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहाँ से लिया, कौन से सेंसर से लिया, लिस्ट 4 से लिया, लिस्ट 3 से लिया, किस टाइप के सेंसर से लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है गूगल से लिया, कहाँ से लिया, जो भी मतलब सोर्स है आपका। सोर्स में फिजिकल भी कर सकते हैं, मतलब फिजिकली जाके बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने टोपोग्राफिकल जो सर्वे किया है, टोपोग्राफी आपने बनाया है, तो आप टोपोग्राफी यहाँ डाल सकते हैं। अगर टोपोग्राफी मैप है तो टोपोग्राफी आप उसमें डाल सकते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे के द्वारा हमने उसको लिया, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके किसी एक मैप की 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ दिया जाता है, किसी मानचित्र में ये अंग नहीं है, आपको इसमें से 3 दे दिया जाएगा और एक इसके बाहर कुछ दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि ये चीज़ें आपके किसी भी मैप में, मानचित्रण में ये अंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे किसी भी मैप में ये 4 पार्ट होते ही हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। मैं बात कर रहा था लेयर्स की, मानचित्र की। मानचित्र में भी देखिए, कभी भी आप लोग मानचित्र देख के चौंकिएगा मत भाई, क्योंकि मानचित्र तो मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। मानचित्र में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, हा? जैसे कोई भी मानचित्र अगर है, उस मानचित्र में कहीं मान लीजिए बिल्डिंग्स के बारे में है, ये बिल्डिंग्स है, कुछ चीज़ें हैं जैसे वाटर बॉडी हो गई, कहीं पे जंगल हो गए, इस तरह से कुछ है, और सारी चीज़ें, वन फॉरेस्ट हो गए, कुछ और चीज़ें ले लीजिए आप,
सिंचित असिंचित एरिया कहीं ले लीजिए, खेत वगैरह ले लीजिए, कहीं ग्राउंड की तरह से ले लीजिए। तो लेयर्स इसमें बनते हैं। एक शब्दावली है लेयर्स, लेयर्स इन मैप। मैप में जो लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग। जैसे लेयर्स में ही होता है, इस टाइप से बनाए जाते हैं अलग अलग लेयर्स। ये ट्री हो गए, ये ट्री हो गए, ट्री के लिए लेयर्स हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्डिंग्स के लेयर ले लेंगे, बिल्डिंग्स के लेयर ले लेंगे आप, ठीक है। और बाकी जो चीजें वाटर बॉडी की आप ले लेंगे लेयर्स, ठीक है। तो मैप में जो भी चीजें ऐसे इस टाइप से बनी हुई आती हैं अलग से, वो लेयर्स होते हैं अलग अलग चीजों के, ठीक है ना। तो लेयर्स एक शब्दावली है, लेयर्स से भी आप घबराइएगा नहीं, लेयर्स क्या चीज है, ठीक है ना। वो जो भी चीजें आपकी इसमें दिखती हैं उसी के अलग अलग निरूपण है, वो लेयर्स के रूप में निरूपित करते हैं। चलिए हम आपको कुछ और चीजें भी बता देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको लगे कि प्रैक्टिकली नॉलेज आपको इसके बारे में हो जाए। अभी तक तो आप लोग बस ऐसे ही समझ रहे थे, तो आप इससे भी समझिए कि हाउ टू वर्क आवर सैटेलाइट, काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे हमने सूरज बना दिया, बहुत अच्छी ड्राइंग तुम्हारी ली, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। सैटेलाइट फोन ये सब काम करता है, सैटेलाइट फोन भी जो आप फोर्सेज यूज करते हैं। हाँ हाँ, पहाड़ों का मैं सभी इसमें लगभग बताने का प्रयास करूंगा, आप देखिएगा। और उसके बाद एक ग्राउंड स्टेशन है, जहाँ से प्रोसेस होता है, और फिर यहाँ से यूजर तक जा पाता है। जो सन से जो विकिरण आते हैं उस ऑब्जेक्ट पर आने के बाद क्या होता है कि जो सैटेलाइट हमारी जो यहाँ से मतलब सेंस रिमोट सेंसिंग जो रिसीव होता है उस पर ना, और फिर जब सिग्नल उस पर रिसीव होता है तो हम एक अपना बनाए रहते हैं क्या, एक जगह अपना मतलब जहाँ से हम पूरी तरह से कमांड करते हैं। एक जगह जिला मुख्यालय कहीं भी जगह क्या होता है, वो जहाँ हम पूरे सिस्टम को जो है रिसीव करते हैं, कमांड करते हैं। तो बस उतना ही है। इसी के तरह एक होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ये क्या होता है? क्या चीज? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स क्या है? ट्रांसमिशन का प्रकार है। अच्छा, ट्रांसमिशन का प्रकार है। देखिए आप बहुत डीप में उसमें अलग जा रहे हैं, ये आपको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। जो भी चीजें हैं ट्रांसमिशन से कोई मतलब आपको नहीं है, बस आपको इतना भी जानना होगा सिग्नल और जो भी आपके तरंग दैर्ध्य और ये सारी चीजें, बैंडविड्थ में मैं आपको बताया था, फास्ट कलर मोड, ये सारी चीजें। अब ट्रांसमिशन से संबंधित आपको मतलब वो समझिए टेली कम्युनिकेशन के उसमें चले जाएंगे आप, मतलब उसमें ट्रांसमिशन जो है टेली कम्युनिकेशन के मामले में चले जाएंगे, बहुत डीप में जाना होगा। इनका क्वेश्चन था ना सर, तो कोई नहीं जानते।
इसमें कोई भी नहीं है। ट्रांसमिशन में कितने टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं वो आपके लिए कोई यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस से बाहर ही हो जाएगा और फिर हमें इसमें अगर घुसते भी हैं तो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे और फिर कोई मतलब नहीं होगा। एक क्वेश्चन और जैसे कि हम लोगों को पता है नहीं हाँ। कि साइंस में टेक्निक क्या क्या होता है। हाँ, हाँ। तो आप ये पढ़ा रहे समझ में आता है, अच्छी हाँ, बात हाँ, है। हाँ। जैसे हम लोगों को बता देंगे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या देखिए आए दिन होता क्या है, अभी मैं आपको और आगे से बताने वाला हूँ। स्पेस कचरा, ठीक है, आए दिन अंतरिक्ष का जो कचरा, ठीक है ना, तो साइंस एंड टेक या आने वाली जो बहुत सारी चीजें हैं, आए नए नए जो आयाम जो बदल रहे हैं हमारे उसमें, आपने इसको स्केच कर लिया, ड्रा कर लिया है, चलो ठीक है। ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आपको दे दिया स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब स्पेस टेक जो है कोई सीमित नहीं है। स्पेस टेक में नए नए जो है सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किए जा रहे हैं, ग्राउंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से कितने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, कैसे कैसे कौन कौन से जो है विमान के द्वारा भेजे जा रहे हैं उसको। तो ये चीजें कोई मतलब सीमित नहीं है। अभी देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये जो स्पेस जो में जो अंतरिक्ष कचरा, ठीक है, अंतरिक्ष कचरा क्या है कि जो भी सही पूछे तो 25 वर्षों के लिए, 25 वर्षों के अंदर जब हम अंतरिक्ष में जो कोई भी अपने उपग्रह या जो भी चीजें हम भेजते हैं तो उसको क्या होता है कि 25 वर्षों के अंदर ही उसको रिजेक्ट करने का प्रावधान है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो नीति ये कहता है कि 25 वर्षों के अंदर ही उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए और उसको हटा दिया जाना चाहिए वहाँ से। आप लोगों ने आए दिन सुने भी होंगे कई बार कि जो भी हमारा एक्सपायर होने वाला था अंतरिक्ष में जो उपग्रह जो है सैटेलाइट, तो क्या होता है कि उसको खत्म किया गया, वहीं पे मार दिया गया उसको। उसका एक पार्ट अगर खराब हो जाता है, हाँ। पूरा सैटेलाइट खराब हो जाता है। हाँ, तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, बनने का वहाँ कोई चांस नहीं होता है। तो होता क्या है कि उसको वहीं पे ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। खत्म तो किया गया लेकिन ठीक है, लेकिन जो उसके कचरे हैं जो वहाँ पे विस्फोट हुआ, उसका पार्टिकल के रूप में, पार्ट के रूप में टूटा, तो क्या होगा वहाँ पे वो अपनी एक वेलोसिटी के रूप में चलेगा ना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर उसको तोड़ दिया तो एक जगह भी वो कहीं कचरे के रूप में, ढेर के रूप में, कूड़े के रूप में पड़ा रहेगा, नहीं, उसका एक वेलोसिटी होगा। तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट से उल्टा पिंड आप देखते हो, उल्टा पिंड क्या होता है कि जब वो टूटता है तो अपनी एक वेलोसिटी लिए हुए होता है, अपनी एक कक्षा में वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि वो खतरा किस चीज का रहता है कि वो किसी भी नए उपग्रह जो हमारे अच्छे उपग्रह जो काम कर रहे हैं उससे टकराने का खतरा रहता है ना। तो इस तरह से पृथ्वी से उल्का पिंड कभी टकराने के चांसेस होते हैं, तो एक तरह का ये भी तो आपका उपग्रह ही है ना। तो उससे कुछ उल्का पिंड आया और टकरा गया तो कहीं कहीं किसी एरिया में नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। तो वैसे ही जो हमारे मानव निर्मित उपग्रह हैं उससे भी क्या होता है कि ये जो कचरे हैं, इनके पार्टिकल्स हैं, उनके टकराने के डर होते हैं उससे, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे निपटना संभव है। जापान की ही एक जो है, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, शॉर्ट में कहते हैं IADC। नित आए समय समय पर वैश्विक स्तर पर इसके समाधान के कई उपाय बताते रहता है, किस तरह से कचरे का समाधान किया जा सके। जो इसका है अंतरिक्ष में जो कचरा है उसका समाधान कैसे किया जा सके, इसके लिए जापान ने भी एक तकनीक विकसित किया है जिसमें कुछ मोटी चेन के रूप में, एक जंजीर के रूप में
कि उसको उसी वेलोसिटी से घूमते हुए कचरों को जो है किस तरह से वो अपने उसमें जंजीर में लपेट के और उसको फिर हटा देगा वहाँ से। और उसके बचने का क्या तरीका है कि जो भी पार्टिकल्स जो पर्टिकुलर एक स्पीड में वेलोसिटी में वो राउंड रोटेशन कर रहे हैं, तो जो भी नए हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं उससे बच के उसको लॉन्च करते हैं, मतलब उस पाथ में हम उसको बिल्कुल भी नहीं रखते हैं जिससे उसके टकराने का खतरा बढ़ जाए। जंजीर का मतलब ये हुआ कि एक टाइप का ऐसा जंजीर है उसके जो सिस्टम में जो उसके वायुयान में जो वहाँ पे वो उसमें वो जंजीर लगा रखा है। जब आप कभी देखते हो जंजीर से मतलब ये हुआ कि जब आप नदी के कचरों को साफ करते हैं तो कुछ इस टाइप से लंबी रस्सी या लंबी जाल का प्रयोग करते हैं, किसके पीछे, बोर्ड के पीछे। तो क्या करता है वो सारे कचरों को इकट्ठा कर लाता है वो अपने साथ। तो इसी टाइप से कुछ ऐसी लंबी जंजीर या मोटी चेन टाइप की कुछ इस टाइप की श्रृंखला वो जोड़ रहे हैं उसके साथ कि उसी वेलोसिटी में जो रोटेशन चल रहा है उसके साथ उसी वेग में उसको रोटेशन करके उसको साथ बटोर ले पूरा कचरे को, ठीक है ना। और इस टाइप से जो है जापान भी इसके लिए लगा हुआ है, निताय नए समय पर जो है इस तरह से उसको साफ किया जा रहा है। और आप लोग समय पर सुनते भी होंगे कि किसी के उसको जो है मार गिराया, किसी के दूसरे देश की हेल्प से जो है उसको वहीं स्पेस में खत्म कर दिया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी आगे भी बताना है कि किस तरह से जो है परमाणु हमले और बहुत सारे तरह के जो हमले हो रहे हैं ये हम जो है अंतरिक्ष से ही कर रहे हैं। अब देखिए हथियारों की जो होड़ है, हथियारों की जो बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात होते थे वो सारी चीज़ें खत्म हो गई धीरे धीरे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जो हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है हम वहीं से जो है हमला कर सकते हैं, जस्ट लाइक एट पर्ल हार्बर। आप पर्ल हार्बर के बारे में जब पढ़िएगा तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से हमने जो है एक स्थान से ही वहीं से अंतरिक्ष से ही निशाना बना के पर्टिकुलर अक्षांश देशांतर वाले बिंदु पे वहीं से हमने रॉकेट और लॉन्चर छोड़ दिया, मिसाइल छोड़ दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और इसके साथ ही आपको सिविल सर्विसेज से संबंधित है ना, तो सिविल सर्विसेज में जो है हम आपको नेशनल सिक्योरिटी और IR से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो उसके लिए आपको इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस जो हम नेशनल सिक्योरिटी और IR साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस सीमित नहीं है, हमने से उसमें आपके लिखा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पूछ लेगा इसका कोई डिसाइड नहीं है। सिर्फ आप इतना ही समझो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में नित आए नए समय में जो भी परिवर्तन, जो भी तकनीकी आ रहे हैं एकेडमिक लेवल का है वो लिखवा दीजिए और ना अपडेट उससे ना जो आएगा नया से प्रयास आप करिए ज़्यादा समझने की, जो बिंदु हम आपको बीच में मार्क करते चलेंगे और फिर हम एक बार जब पूरा कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से एक बार हम आपको उसका टेस्ट दे देंगे या फिर उसको एक बार रिवाइज कराएंगे एक साथ, ठीक है। 2-1 दिन के अंदर हम उसको 2 दिनों में गवर्नमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक क्या होती है सारी चीज़ें आर्किटेक्ट अच्छा होता है।